मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। मित्रों, आज अध्ययन करेंगे उत्पत्ति के नियम अथवा अल्पकाल में उत्पादन फलन, लॉज ऑफ रिटर्न्स और प्रोडक्शन फंक्शन इन द शॉर्ट रन। जैसे एक व्यावसायिक फर्म द्वारा किसी वस्तु के उत्पादन के लिए जिन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार उत्पादन के साधन कहा जाता है, परंतु आधुनिक भाषा में इन्हें आधान अथवा पड़त कहते हैं। उत्पादन के लिए श्रम, पूंजी, भूमि, साहस तथा संगठन सेवाओं का प्रयोग किया जाता है। इन्हें हम आधा कह सकते हैं। उत्पादन के इन विभिन्न साधनों अथवा आधाओं के संयोग से वस्तुओं का जो उत्पादन होता है उसे हम उत्पादन अथवा प्रदा कहते हैं। उत्पादन सिद्धांत एक दी हुई तकनीक के अंतर्गत एक निश्चित उत्पादन अथवा प्रदा के लिए विभिन्न आधाओं के संयोग की समस्या का अध्ययन करता है। आधाओं तथा प्रदाओं के तकनीकी संबंध को उत्पादन सिद्धांत अथवा उत्पादन फलन कहते हैं। अब उत्पादन फलन का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। आधाओं तथा प्रदाओं के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि समय की एक निश्चित अवधि में आधाओं के परिवर्तन से प्रदाओं में किस प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। आधाओं की मात्रा तथा प्रदा की मात्रा के मध्य भौतिक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। इनमें मूल्यों का समावेश नहीं होता है। सैमुअल्सन के अनुसार उत्पादन फलन वह तकनीक संबंध है जो हमें बताता है कि उत्पादन के साधनों के प्रत्येक समूह से कितना उत्पादन किया जा सकता है। ये समय विशेष पर तकनीक ज्ञान के दिए हुए स्तर की मान्यता के आधार पर परिभाषित किया जाता है। लॉरेंस आर क्लाइड के शब्दों में उत्पादन फलन साधनों और उत्पादन में तकनीकी अथवा इंजीनियरिंग संबंध है। प्रत्येक व्यावसायिक फर्म का अपना उत्पादन फलन होता है। ये फर्म की प्रबंधकीय योग्यता तथा तकनीकी ज्ञान की स्थिति से निर्धारित होता है। यदि किसी फर्म की प्रबंधकीय योग्यता एवं तकनीकी ज्ञान में परिवर्तन होता है तो फर्म का पुराना उत्पादन फलन भंग हो जाता है तथा उसका स्थान एक नया उत्पादन फलन से ले लेता है। नए उत्पादन फलन के अनुसार पूर्व आधाओं से प्रदा अथवा प्रारंभिक उत्पादन करने के लिए आधाओं की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। एक फर्म दी हुई तकनीक की दशाओं के अंतर्गत अपने उत्पादन की मात्रा को दो प्रकार से बढ़ा सकती है। प्रथम, उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर उत्पादन के अन्य साधनों को बढ़ा दें। ऐसा प्राय अल्पकाल में होता है जब फर्म उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित नहीं करती है। अतः एक फर्म जब उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों को बढ़ाती है तो इसे अल्पकालीन उत्पादन फलन अथवा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम अथवा उत्पत्ति के नियमों द्वारा प्रकट किया जाता है। द्वितीय, दीर्घकाल में फर्म उत्पादन के सभी साधनों की मात्राओं में वृद्धि कर सकती है। इससे उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन दीर्घकालीन उत्पादन फलन अथवा पैमाने के प्रतिफलों द्वारा किया जाता है। उत्पादन फलन की मान्यताएं, एजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन।
उत्पादन फलन का संबंध किसी निश्चित समय अवधि से होता है। उत्पादन फलन में अल्पकाल में फर्म के कुछ साधन स्थिर तथा अन्य परिवर्तनशील होते हैं। उत्पादन फलन में दीर्घकाल में फर्म उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। उत्पादन के विभिन्न साधन छोटी छोटी इकाइयों में विभाज्य होते हैं। जिस समयावधि में उत्पादन फलन का अध्ययन किया जाता है उसके लिए ये मान लिया जाता है कि तकनीक अथवा प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फर्म सर्वश्रेष्ठ तकनीक का प्रयोग करती है, ये भी मान लिया जाता है। उत्पादन फलन की सामान्य विशेषताएं। भौतिक मात्रा में संबंध। उत्पादन फलन आदाओं तथा साधनों की भौतिक मात्रा तथा प्रदान अथवा उत्पादन की भौतिक मात्रा में संबंध व्यक्त करता है। यह एक इंजीनियरिंग की धारणा है, इसलिए उत्पादन फलन का स्थान मूल रूप से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आता है। उत्पादन फलन की कोई मौद्रिक विशेषताएं नहीं होती। मूल्यों का समावेश नहीं। उत्पादन फलन की परिधि में मूल्यों का समावेश नहीं होता है, अतः उत्पादन फलन आदाओं तथा प्रदाहों के मूल्यों में पूर्णतः स्वतंत्र होता है, परंतु आदाओं तथा प्रदाहों के मूल्य ही फर्म के उत्पादन निर्णय को प्रभावित करते हैं। फर्म इन मूल्यों के आधार पर ही ये निर्धारित करती है कि वह किस वस्तु का और कितनी मात्रा में उत्पादन करें। दी हुई तकनीक। उत्पादन फलन का अध्ययन एक दी हुई तकनीक अथवा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है, अतः तकनीक परिवर्तित हो जाने पर उत्पादन फलन भी परिवर्तित हो जाता है तथा फर्म का नया उत्पादन फलन प्राप्त हो जाता है। नए उत्पादन फलन का तात्पर्य यह होता है कि फर्म साधनों की पहले जितनी मात्रा से अधिक उत्पादन करेगी अथवा पहले जितना उत्पादन प्राप्त करने के लिए साधनों की कम मात्रा लगानी पड़ेगी। एक विशेष समय अवधि। उत्पादन फलन का संबंध एक विशेष समय अवधि से होता है। एक समय अवधि में एक उत्पादन फलन हो सकता है जो समय की अवधि परिवर्तित होने पर परिवर्तित हो सकता है। साधनों की प्रतिस्थापन। एक ही उत्पादन फलन के अंदर एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन को कम अथवा अधिक मात्रा में प्रयोग करना संभव होता है। उदाहरण के लिए श्रम के स्थान पर पूंजी अथवा पूंजी के स्थान पर श्रम का अधिक प्रयोग किया जा सकता है। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर। जब एक फर्म अपने उत्पादन फलन के अंतर्गत कुछ साधनों को स्थिर रखती है तथा कुछ साधनों को परिवर्तित करती है तो इसे परिवर्तनशील अनुपातों के नियम अथवा अल्पकालीन उत्पादन फलन के नाम से पुकारते हैं। अल्पकाल में फर्म के लिए उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करना संभव नहीं होता है। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर रहते हैं। दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशीलता। एक फर्म अपने उत्पादन फलन के अंतर्गत दीर्घकाल में सभी साधनों को परिवर्तित कर सकती है। ऐसी स्थिति में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं तथा कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है। जब फर्म सभी साधनों को परिवर्तित करती है तो ऐसे उत्पादन फलन को दीर्घकाल उत्पादन फलन अथवा पैमाने के प्रतिफलों के नाम से जाना जाता है। परिवर्तनशील
अनुपातों का नियम। अल्पकाल में उत्पादन के साधनों को दो वर्गों में बांटा जाता है, परिवर्तनशील साधन, सेकंड स्थिर साधन। उत्पादन के परिवर्तनशील साधन वे साधन होते हैं जिनकी मात्रा अल्पकाल में उत्पादन में परिवर्तन करने के लिए परिवर्तित की जा सकती है, जबकि स्थिर साधन वह होते हैं जिनकी बिक्री अल्पकाल में स्थिर अथवा अपरिवर्तित रहती है। जब अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है तो इससे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन उत्पादन के परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार होता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को आधुनिक अर्थशास्त्री एक प्रौद्योगिकी नियम मानते हैं तथा इसे व्यापक रूप में उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होना मानते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से दी है। कुछ ने इसे सभी साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन के रूप में देखा है, जबकि कुछ ने एक साधन को स्थिर रखकर अन्य सभी साधनों की परिवर्तनशील करके देखा है तथा कुछ अर्थशास्त्रियों ने कुछ साधनों को स्थिर तथा कुछ को परिवर्तनशील मानकर इसका अध्ययन किया है, परंतु ये नियम किसी एक अथवा कुछ साधनों को स्थिर रखने पर लागू होता है। बेनम के अनुसार उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एक बिंदु के पश्चात उस साधन का सीमांत अथवा औसत उत्पादन घटता जाता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार उत्पत्ति के किसी साधन की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होगी। सिमुलेशन के अनुसार स्थिर साधनों की तुलना में कुछ साधनों में वृद्धि करने से उत्पादन में वृद्धि होगी, परंतु एक बिंदु के बाद साधनों की समान वृद्धियों से प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन उत्तरोत्तर कम होता जाएगा। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की विभिन्न अवस्थाओं की व्याख्या। बढ़ते प्रतिफल की अवस्था की व्याख्या। कोई उत्पादन कार्य प्रारंभ किया जाता है तब प्रारंभ स्थायी साधनों की मात्रा परिवर्तनशील साधनों की तुलना में बहुत अधिक होती है, इसलिए परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में वृद्धि करने पर स्थिर साधन का अधिक गहरा एवं कारगर प्रयोग होता है, जिससे स्थिर साधन की कुशलता बढ़ जाती है और इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक तेजी से वृद्धि होती है। प्रारंभ में परिवर्तनशील साधन की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होने के कारण स्थिर साधन की कुछ मात्रा अप्रयुक्त रहती है, अतः परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करने से स्थिर साधन का अधिक गहरा प्रयोग होने लगता है, जिससे बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। प्रारंभ में परिवर्तनशील साधन की तुलना में स्थिर साधन अधिक मात्रा में अविभाज्यता के कारण लगा रहता है, अतः जब अविभाज्य स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की अधिक इकाइयां लगाई जाती है तो स्थिर साधन का अधिक पूर्ण एवं कारगर प्रयोग होने के कारण उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है। बढ़ते प्रतिफल के नियम केवल स्थिर साधन का अधिक अच्छा प्रयोग होने के कारण ही प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि परिवर्तनशील साधनों की स्वयं की कुशलता बढ़ने के कारण भी प्राप्त होते हैं। परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में जितनी अधिक वृद्धि की जाएगी उतनी ही अधिक श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण की संभावना होगी
तथा साधनों की उत्पादकता अधिक तेजी से बढ़ेगी। घटते प्रतिफल की अवस्था की व्याख्या। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की दूसरी अवस्था घटते प्रतिफल की अवस्था होती है। इस अवस्था में औसत एवं सीमांत उत्पादन घटते हुए तथा कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ा हुआ होता है। यहाँ ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों को बढ़ाया जाता है तो सीमांत और औसत उत्पादन क्यों घटने लगते हैं। इसका कारण यह है कि जब स्थिर साधन के समय परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है तो प्रारंभ में स्थिर साधन का अधिक गहन एवं कारगर प्रयोग होने के कारण उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ता है, परंतु जब स्थिर साधन का पूर्ण एवं अधिकतम प्रयोग होने के लिए परिवर्तनशील साधन पर्याप्त हो जाते हैं और उसके बाद भी उसमें वृद्धि की जाती है तो उसकी सीमांत तथा औसत उत्पादकता घटने लगती है। क्योंकि परिवर्तनशील साधनों की मात्रा स्थिर साधन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है, अतः औसत एवं सीमांत उत्पादन घटते रहते हैं। ये प्रतिफल की अवस्था भी साधनों की अविभाज्यता का परिणाम होती है, क्योंकि इस अवस्था में स्थिर अविभाज्य साधन का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। अर्थात स्थिर साधन तथा परिवर्तनशील साधन में अनुकूलतम संयोग नहीं रहता। साधनों में अनुकूलतम संयोग न रहने पर घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने घटते प्रतिफल की अवस्था के लागू होने के कारण उत्पत्ति की साधनों का एक दूसरे के लिए अपूर्ण स्थानापन्न होना माना है। जब हम किसी स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि हम स्थिर साधन का परिवर्तनशील साधनों में प्रतिस्थानापन्न करते हैं, और यदि प्रतिस्थानापन पूर्ण होता तो घटते प्रतिफल का नियम कभी भी लागू नहीं होता। परंतु परिवर्तनशील साधन स्थिर साधन का पूर्ण प्रतिस्थानापन नहीं कर पाते, अतः स्थिर साधन की न्यूनता के कारण परिवर्तनशील साधनों की वृद्धि करने पर औसत एवं सीमांत उत्पादन घटने लगता है। ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। जब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो एक सीमा ऐसी आती है जब कुल उत्पादन घटने लगता है तथा सीमांत उत्पादक ऋणात्मक हो जाता है। ये परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की तृतीय अवस्था अथवा ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहलाती है। ये अवस्था उस समय पहुंचती है जब परिवर्तनशील साधनों की इकाइयां स्थिर साधन की तुलना में अत्यधिक हो जाती है तथा वह एक दूसरे के कार्य में रुकावट उत्पन्न करने लगती है, जिससे कुल उत्पादन बढ़ने के बजाय घटने लगता है। इस स्थिति में परिवर्तनशील साधन की मात्रा में कमी करने पर कुल उत्पादन में वृद्धि होगी। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की तीन अवस्थाओं को उत्पत्ति के तीन नियम माने हैं तथा उन्हें उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति स्थिरता नियम तथा उत्पत्ति ह्रास नियम का नाम दिया है। इन तीनों नियमों को यहाँ अध्ययन किया जा सकता है। उत्पत्ति वृद्धि नियम अथवा वर्धमान प्रतिफल नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम हमें यह बताता है कि किसी समय विशेष पर उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन अथवा कुछ साधनों को बढ़ाया जाता है तो इससे कुल उत्पत्ति में वृद्धि साधनों में की गई वृद्धि अधिक अनुपातों में होती है। उदाहरण के लिए यदि परिवर्तनशील साधन की मात्रा में 10% वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में 10% से अधिक वृद्धि होती है तो इसे हम उत्पत्ति वृद्धि नियम की संज्ञा देंगे। एडम स्मिथ, मार्शल तथा अर्थशास्त्रियों ने उत्पत्ति वृद्धि नियम को विनिर्माण उद्योगों से संबंधित किया था, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति वृद्धि नियम केवल
विनिर्माण उद्योगों तक ही सीमित नहीं है। ये नियम उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में क्रियाशील होता है।